बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब के केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। तोशाखाना 2 का केस चल रहा है और आज समाअत का दिन था। इमरान खान साहब की बहनें भी वहां पे गई, वकला भी गए और वहां पे जो है वो सहाफ़ी भी गए। फिर वही सारी जो हमेशा से खुराफात होती हैं जेल के बाहर, वो तो होती रही, लेकिन कुछ बयानात सामने आए हैं जो इमरान खान साहब की बहन ने अलीमा खान साहबा ने पहुंचाए पाकिस्तान के सोशल मीडिया तक। मीडिया पे तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट चलता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो इमरान खान साहब के अब तक बयानात सामने आए हैं, तफसीली जो सारी चीजें हैं, वो तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का सेल है वो बैरून मुल्क से इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर पूरा उनका स्टेटमेंट डालेगा तो पता चलेगा। बड़े सख्त स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के। एक तो इमरान खान साहब ने सहाफियों को यह बताया कि उनके बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है टेलीफोन पे, वो काफी अरसे से रोकी हुई थी, लेकिन बिलाखिर इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात करवा दी गई है टेलीफोन पे और ये बात कोई 1.5 घंटे तक हुई है। इस पे इमरान खान साहब ने कंफर्म किया सहाफियों को कि मेरी 1.5 घंटे तक मेरे बच्चों से बात हुई है, मेरे बच्चे मुझे मिलने के लिए पाकिस्तान आएंगे और बच्चे सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मुझे अखबारात भी मिल रहे हैं और टीवी की सहूलत भी दस्तयाब है, ये इमरान खान साहब ने बताया। अच्छा, जिन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है ना, उस वक्त इमरान खान साहब को अखबारात भी दिए जाते हैं। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, उस वक्त इमरान खान साहब के अखबारात बंद कर दिए जाते हैं। तो आप ये तरीका वारदात देखें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, धड़ाधड़ अदालतें सजाएं सुना रही हैं, नाअहलियां हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को अखबार भी दिया जा रहा है ताकि वो उसको पढ़ें और कमजोर पड़ जाएं। फिर इमरान खान साहब के बेटों ने जो एक यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो फिर उन्होंने उंगली टेढ़ी की। उन्होंने इंटरनेशनली जाके मुलाकातें भी की, आलमी तंजीमों को भी बताया, दबाव बढ़ाने की कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज भी 2-3 दिए उन्होंने। उसके बाद ऐसा लगता है कुछ इंपैक्ट हुआ है और इमरान खान साहब की उनके बेटों से बातचीत करवाई गई है। अलीमा खान साहबा ने बताया कि इमरान खान साहब के बेटों के जो नाइकोप हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके बाद नाइकोप होना या जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं या जो पाकिस्तानी एक्चुअली तो वो पाकिस्तानी शहरी होते हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनके बाद पाकिस्तानी शहरियत है, वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो उनके बाद नाइकोप है। नाइकोप जो है वो एक आईडी कार्ड है और वो उनके गुम गए। जिसके बाद नाइकोप वो कंट्री में आ सकता है, लेकिन वो उनके कहते हैं गुम गए हैं, जो अलीमा खान है उन्होंने बताया, और इस वजह से वो पाकिस्तान में अपने नाइकोप पे ट्रेवल नहीं कर सकते। तो उन्होंने नाइकोप के लिए अप्लाई किया कि जनाब हमें नाइकोप मुहैया किए जाएं। अब इस प्रोसीजर में वो 1 महीना भी लगा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने वीजा अप्लाई करने के लिए भी दरखास्त दे दी कि हमें पाकिस्तान का वीजा दिया जाए। वीजा 1 घंटे में दिया जा सकता है और वो अभी तक नहीं दिया गया। इसमें जनाब अलीमा खानम ने कहा कि वहां जो जमामा की फैमिली है, उनकी कोई सेक्रेटरी है या कोई खातून है, वो जाएंगी और जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी से मुलाकात करके पूछेंगी कि उनके जो बच्चे हैं जमामा के, उन्हें पाकिस्तान का वीजा क्यों नहीं मिल रहा। तो ये मंडे वाले दिन वो कह रहे हैं जी प्रोसीजर अब आगे बढ़ाएंगे। अब अलीमा खान साहबा ने क्या बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने अपने इक्तदार के लिए पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को हुकूमती इदारा बना दिया गया है। इलेक्शन चोरी करके चोर मुसल्लत कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के इदारों की 77 साल डेवलपमेंट को अपने इक्तदार की खातिर तबाह कर दिया गया है। पहले मैंडेट चोरी करवाकर चोरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया, मीडिया का गला दबा दिया, जुडिशरी को 26वीं तरमीम के जरिए हुकूमती इदारा बना दिया। जजेस वही सजाएं दे रहे हैं जो उनके हाथ में पकड़ाई जाती हैं। उन्होंने तहरीक के हवाले से 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी बहुत अहम करार दे दिया इमरान खान साहब ने, क्योंकि अब पाकिस्तान की आज़ादी और इदारों की बहाली के लिए खड़े हैं और तहरीक में भरपूर शिरकत करने से ही आज़ादी मिलेगी। ये जनाब इमरान खान साहब का पैगाम उनकी बहन ने दिया कि 14 अगस्त को भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिविटी करेगी। और देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब ने, मैंने आपको बताया था कि उनका टेस्ट मैच है। अब वो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलते जाएंगे। अब ये असाब की लड़ाई है। फिर 5 अगस्त आएगा, फिर 14 अगस्त आएगा, फिर 6 सितंबर आएगा, फिर उसके बाद सितंबर का अगला महीना आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर अक्टूबर के अंदर वो टाइम आएगा जब 26वीं आईनी तरमीम है, उसका साल मुकम्मल होगा, अदलिया की तबाही का 1 साल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को, और फिर 29 नवंबर आएगा जब आर्मी चीफ लगाया गया था, मौजूदा फील्ड मार्शल को, आसिम मुनीर साहब को, तो वो दिन भी आएगा। तो ये तमाम दिन इमरान खान साहब की अब तहरीक चलती रहेगी। उन्होंने अपने आप को जेल में एडजस्ट कर लिया। उनको इस बात का आइडिया है
कि उनकी पार्टी किस काबिल है और वो क्या कर रही है, कौन लोग इक़्तिदार परस्त बन चुके हैं और कौन लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और जिस दिन तक ये अक्सरियत मामलात अपने हाथ में नहीं लेती तब तक इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जेल से बैठकर टेस्ट मैच खेलते रहेंगे। 5 अगस्त को अगर अवाम ने हल्ला मारा और जोर लगाया तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अवाम क्रिएट कर सकती है और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत दबाव पड़ सकता है। इमरान खान ने कहा कि 77 साल बाद आज फिर वक्त आ गया है कि आज़ादी के लिए कौम निकले, इसलिए 5 की अगली तारीख 14 अगस्त है, दोबारा उस तारीख को फिर एहतजाज होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाएगा। इमरान खान साहब ने एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ये बहुत बड़ा ऐलान है, उनका फैसला है। उन्होंने कहा जी कि ज़िमनी इंतखाबात में ना हिस्सा लेने का ऐलान। इमरान खान ने कहा कि जो लोग नाजायज तरीके से गैर कानूनी तौर पर नाअहल किए गए हैं उनकी जगह किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। इन लोगों ने पीटीआई पर एतमाद करके टिकट लेकर इलेक्शन लड़ा था। हम नाजायज तरीके से छीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये जनाब इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया। अब ये जो दिहाड़ीबाज बैठे हुए थे ना दिहाड़ियां लगाने के लिए कि हम जाली फॉर्म 47 जारी करेंगे, अब कोई दिहाड़ी नहीं लगनी। अब जिसको पीएमएलएन ने टिकट देना है उसने चाहे 10,000 वोट लेना है वो बन जाएगा एमपी एमएलए। मौजें लग गई, 5-10 हज़ार वोट भी बहुत है। अब ज्यादा वोट ही नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बाइकआउट कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हम लड़ेंगे ही नहीं। भाई इंतखाबात लड़ने क्या है, जितना मर्जी आप वोट ले लें। आपने अभी देखा जो हुआ सियालकोट में, इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो भी आपने देख लिए। जो गिलानी खानदान ने ज़िमनी इंतखाबात के साथ किया वो भी आपने देख लिया। भाई जिन लोगों को 20-25 हज़ार वोट नहीं पड़ रहा है 1 लाख के मुकाबले में, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। जाली फॉर्म 47 तो पहले जारी किए जाते थे, अब जाली फॉर्म 45 भी जारी कर दिए जाते हैं। ऐसी 2 नंबरी पाकिस्तान में की जा रही है कि इससे पहले हमने कभी देखी नहीं थी। तो इमरान खान साहब ने कहा जी दफा करें फिर, अगर तुम्हें ऐसा जुल्म करना है और ये सीटें ऐसे हमसे छीननी है तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेते। अब ये उन्होंने फैसला किया है, सोच समझ के उन्होंने फैसला किया होगा। और इलेक्शन का बाइकआउट करना या ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बार बार हराकर ये साबित करना चाहती है कि शायद उनकी मकबूलियत कम हो रही है। तो इमरान खान साहब इसका बाइकआउट करके एस्टेब्लिशमेंट का ये हथकंडा भी छीन लेंगे। और जिन लोगों ने दिहाड़ियां लगानी थी, जैसा कि जावेद लतीफ साहब ने बताया कि एजेंसियों के लोगों ने पैसा पकड़ा और फॉर्म 47 उन्हें दिए जिनसे पैसा पकड़ा गया। जावेद लतीफ साहब ने ये इल्जाम लगाया था, पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी है। अब मामला ये है कि दिहाड़ी कैसे लगाएंगे, मद्दे मुकाबले नहीं है। जब इमरान खान साहब ने उम्मीदवारी खड़ा नहीं करना तो फिर आप दिहाड़ी कैसे लगा सकते हैं? वो दिहाड़ी अब लगनी नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े पैसे बनाए, बड़े लोग अरबपति हो गए इस सारे गोरख धंधे में जो पाकिस्तान के साथ किया गया गुज़िश्ता 3 साल में। तो इमरान खान ने कहा कि जनाब नाजायज तरीके से ये आए हुए हैं, तो नाजायज तरीके से छीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब का फैसला है। और आसिम मुनीर ने अपने इक़्तिदार के लिए सारे इदारों को तबाह कर दिया, मैंडेट चोरी करवाया और उसके बाद मीडिया का गला दबा दिया। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के लिए एक पैगाम भेजा। इमरान खान ने गंडापुर को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, फौज को अपने लोगों के सामने खड़ा ना किया जाए। इसके अलावा एक और सख्त पैगाम है जो फिर सहाफियों ने रिपोर्ट किया जेल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में सारी अपडेट्स मैंने ली हैं और जो खबरें इंपॉर्टेंट हैं वो जो उनका खुलासा है मैं आप तक पहुंचाता हूं क्विकली। और कुछ खबरें बहुत बड़ी हैं, कुछ नॉर्मल खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौरा मुकम्मल किया चाइना में और वो वापस रवाना हो गए। जो एक तवक्को की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान के मौजूदा रजीम की जानिब से कि कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को चंद घंटों के लिए या 2 घंटों के लिए भी अगर नूर खान एयरबेस पे लैंड करवाया जा सके और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सरजमीन पर उतर कर वो वापस चले जाएं, तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ऐसी कोई सबज झंडी नहीं दिखाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। तो बहुत सारे टाउटों ने दावे भी किए थे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश भी की थी, लेकिन फ़िलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ों पे ही रखा हुआ है। वो अपना काम निकाल रहा है फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ से, और वो अपने जूते भी पॉलिश करवा रहा है, अपना काम भी निकलवा रहा है और उसके बदले में पाकिस्तान को मिल भी कुछ नहीं रहा। ना हमें कोई अवामी सतह पर रिलीफ मिला, ना पाकिस्तानियों की इकॉनमी बेहतर हुई, ना इंटरनेशनली पाकिस्तान को कोई बड़ा फ़ायदा हुआ। इंडिया ने पानी रोका हुआ है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला इसमें। लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को अपनी डिक्टेटरशिप मजबूत करने का मौका मिला। तो डोनाल्ड ट्रंप जनाब वापस चले गए। अमेरिका को क्या मिला चीन के दौरे में? देखिए, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसमें हुई नहीं। आपको मैं दावा करूं कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बहुत कामयाब था तो नहीं, ये एक एवरेज दौरा था,
जो इस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग चाहते थे चीन के दौरे में भी उन्हें नहीं मिली। और चाइना इस बात को अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त जो सदर चीन में आया ये बहुत कमज़ोर है। यानी इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे तो वो एक मजबूत सदर के तौर पे गए थे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हैसियत वहाँ पे है नहीं अमेरिका में, और चाइनीज़ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ास तौर पे जो एक प्रेस टॉक की उसमें जो सवालात के जवाब दिए, वहाँ से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दौरा किया एक बहुत ताकतवर मुल्क का। डोनाल्ड ट्रंप का जो सुलझा हुआ एटीट्यूड है ये ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। बड़े अच्छे बच्चों की तरह हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, तारीफ़ें करते हुए और ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गेम उठा के रखी और वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं की जिन हरकतों के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो है वो मशहूर हैं दुनिया में। वो ज़बरदस्ती जप्पियाँ भी डाल लेते हैं, हाथ भी दबा लेते हैं, खींचते भी हैं लोगों को और अजीबोगरीब किस्म के जुमले भी बोलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े तहम्मुल वाले, बड़े सुलझे हुए आदमी के तौर पर दिखाई दिए चीन के दौरे के दौरान। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह की तमीज़ का मुजाहरा किया जैसी तमीज़ का मुजाहरा अमरीकी हुक्मरान जब चीन पहुंचे तो उन्होंने अच्छे बच्चों की तरह वहाँ मुजाहरा किया। जंगबंदी नागुज़ीर है, चाइना ने यह कहा और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और साथ में ये भी ईरान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया चाइना ने। यानी जो एटमी सलाहियत ईरान का होना है इसके ऊपर अमेरिका का बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ है कि वो ईरान को एटमी सलाहियत नहीं बनने देंगे। लेकिन चीन ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ताइवान के हवाले से अमेरिका बड़ा खुलकर हमेशा ताइवान की सपोर्ट करता रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं की, उस हवाले से भी कोई ख़ास बात नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा जो है वो एक बाग की सैर करवाई गई, डोनाल्ड ट्रंप को बतखों वाली टेबल के ऊपर जो है वो खाना खिलाया गया। तो बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, खिलाया पिलाया अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगा होगा ये दौरा, मूड के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अमेरिका ने कुछ बहुत ज़्यादा इसमें हासिल नहीं किया। ट्रंप से जब ताइवान के हवाले से सवाल किया गया तो ट्रंप ने उस पर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो गोल मोल करते रहे। बल्कि ट्रंप ने ये कहा कि सदर शी ने भी मेरे से पूछा, तो ट्रंप ने इस पर बात नहीं की और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मैं बात नहीं करता और मैं सोचता नहीं ना। फिर एक और जो सवाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप से वो ये था कि चीनी सदर क्या डिक्टेटर है। अमेरिका में ये कहा जाता है, बार बार इस पर प्रोपेगेंडा भी होता है कि चाइना के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है और एक डिक्टेटर वहाँ पे हुकूमत करता है। तो जब ये सवाल चीन की सरजमीन पे अमेरिकी सदर से हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, वो यहाँ हुक्मरानी करते हैं, वो यहाँ के हुक्मरान हैं, बहुत ज़हीन और बहुत खूबसूरत इंसान है और मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। तो चीन से काफ़ी मरऊब नज़र आए डोनाल्ड ट्रंप और वो दिखाई दे रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत भी की डोनाल्ड ट्रंप ने। वहाँ पे चाइनीज़ सदर जब उठकर खिताब के लिए गए तो उनके जो नोट्स पड़े हुए थे टेबल के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खोल के देखना शुरू कर दिया। ये बड़ी एक अनएथिकल सी चीज़ है और कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यूरी थी और क्यूरियोसिटी थी उनको कि मैं देखूं कि सदर शी की राइटिंग कैसी है या उन्होंने ड्राइंग की है या क्या किया है। क्योंकि जब आपके सामने एक कागज़ और पेन पड़ा हुआ हो ना तो आप कुछ ना कुछ उस पर लिख देते हैं, तो उससे पता चलता है कि आप एक्चुअली उस वक्त आपका दिमाग किधर था। सो सदर शी ने वहाँ पे जो भी लिखा या बनाया लाजमी बात है वो उनकी अपनी ज़ुबान में ही होगा। इंग्लिश में तो वो लोग नहीं करते काम, वो तो तर्जुमान भी अपने साथ रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खोल के देखना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में ये वायरल हो रहा है कि सफारती अदाब के खिलाफ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है, आप उससे कोई भी तवक्को कर सकते हैं। सऊदी अरब में ना जो क्राउन प्रिंस है या जो बादशाह है उसको आप टच नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, फौरी तौर पर उनकी फोर्सेज एक्टिव हो जाती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे तकरीर करते हुए एक दिन जा रहे थे और मोहम्मद बिन सलमान को जानबूझ के उनके कंधे के ऊपर टच करके ऐसे हाथ मार के वो गए और मुस्कुराते हुए ना कि देखो मैंने सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर उनके क्राउन प्रिंस को टच किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे पंगे लेने का शौक है और वो लेते रहते हैं। अब प्यूटन जा रहे हैं जनाब चीन के दौरे के ऊपर। चीन का और रूस का एक बड़ा ज़बरदस्त इल्हाक है। रशिया एक बड़ी जो है वो दुनिया की ताकत है, उसके पास वसाइल भी बहुत ज़्यादा है और मिलिट्री के एतबार से वो एक ताकतवर मुल्क है। इकॉनमी के एतबार से रशिया जो है उसकी जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो बड़ा तगड़ा मुल्क है, ये हम सब जानते हैं। और चीन के साथ उसका एक बड़ा ज़बरदस्त अलाइंस भी है। अब फौरी तौर पे प्यूटन का दौरा है अगले हफ्ते चीन का, वो दौरा भी बहुत अहम होगा और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हासिल करने आए थे चीन में, अगर वो उन्हें नहीं मिलता और चाइना कोई रोल प्ले नहीं करता ज़ोर ज़बरदस्ती या ताकत के बलबूते पे या अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, तो जो आबना हुर्मुज़ और उसकी सराउंडिंग में दोबारा से कशीदगी पैदा हो सकती है, लड़ाई बढ़ सकती है और फिर चीन अपना रोल शायद प्ले कर दे। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियां जिनको दावा किया जाता है मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से, उनके ऊपर फिर सवालात उठना शुरू हो गए हैं
और वो यूएई के हवाले से ख़ास तौर पे है। पाकिस्तान के और यूएई के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मबनी है, लेकिन यूएई बहुत तेज़ी से इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर हुआ है। जितने भी इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो सारे वहाँ पे मार्केटिंग का काम करते हैं यूएई में, बल्कि उनके ब्रांड एम्बेसडर भी इंडिया के एक्टर्स हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट हो रही हैं वो इंडिया से आ रही हैं, और पाकिस्तानी अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो वो इंडियन एक्टर्स के साथ और इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो भारतीय कम्युनिटी ने वहाँ पे बहुत बड़ी जगह बना ली है दुबई में, वो पूरे निज़ाम को चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी वहाँ पे सिर्फ मजदूरी करने के लिए और ड्राइविंग करने के लिए गए। ज़्यादा बड़ी तादाद में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस उनसे बहुत बड़ी तादाद में हैं जो कारोबार करते हैं यूएई में, दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में। तो ये उनकी कुर्बत इंडिया के साथ बहुत बढ़ रही है। पाकिस्तानी हज़ारों की तादाद में वहाँ से डिपोर्ट हुए। अभी कौमी असम्बली में ये बात मरवत साहब ने उठाई, उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने हज़ार लोग तो उनके अपने इलाके से जो है वो निकाल दिए गए हैं। और फिर उन्होंने कहा ये ख़ास मसलक के लोगों को, अहले तिशी के बारे में कहा जाता है कि उनको यूएई से बेदखल किया जा रहा है, उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है और बहुत सख्ती की जा रही है। और पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को छुपा रही है, और इस बारे में पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के साथ किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं किया अभी तक। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान में पहुँचे हैं, और बहुत सारे लोगों को तो ये कहकर भेजा गया कि आप छुट्टी करें 3 महीने या 6 महीने, ये हालात बदलेंगे तो हम फिर हमको बुलाएंगे, हम फिर फैसला करेंगे कि आपके साथ क्या करना है। तो हमारे ताल्लुकात तो यहाँ पे हैं। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अब जब यूएई के दौरे पर गए तो उन्हें बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। नरेंद्र मोदी को यूएई के जो लड़ाका जेट तैयारे हैं उन्होंने फ़िज़ा में वसूल किया और हवाई प्रोटोकॉल देते हुए उनको लेकर गए यूएई में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी को लैंड करवाया गया। टॉप क्लास का नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल था। वहाँ पे उन्हें सरांकों पे बिठाया गया। हमारे हुक्मरान जो हैं वो वहाँ पे एयरपोर्टों के ऊपर खज्जल हो रहे होते हैं दुबई में, जबकि नरेंद्र मोदी को काफ़ी प्रोटोकॉल मिला। हमें तो वैसे सऊदी अरब में भी नहीं मिलता था प्रोटोकॉल। ये जब हमारी फ़ौज, हमने डॉलर उनसे लिए, उसके बदले में हमने वहाँ पे फ़ौज भेजी, तो उस वक्त हमें पाकिस्तान को कुछ प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में। अब अपनी इज्जत आप करवाएंगे तो आपकी इज्जत होगी, जब आप पैसे ही मांगते रहेंगे हर वक्त तो आपकी इज्जत कौन करेगा। नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को यूएई से पैसा नहीं चाहिए, उनको तिजारत और कारोबार चाहिए। वो अगर यूएई को फ़ायदा दे रहे हैं तो उसके बदले में फ़ायदा ले रहे हैं। तो इंडिया यूएई के बहुत करीब आ गया और पाकिस्तान यूएई से एक बरादर मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद दूर हो गया। फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है नरेंद्र मोदी को यूएई में, और कोई दिफाई मुआहदे भी हैं, उनकी बाज़गश्त है कि इंडिया और यूएई कोई दिफाई मुआहदे करने जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल ने आयरन डूम की फैसिलिटी यूएई में लगाई है। इसराइल ने बहुत मदद की यूएई की, ये जो ईरान के साथ जंग हुई 40 दिनों की उसमें, और उसके बाद भी अभी तक वो मदद कर रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बात का दावा किया, गो कि यूएई के लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने यूएई का दौरा भी किया है, जंग के दौरान किया है, ये दावा किया गया। अब इसराइल, इंडिया और अमारात, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मुसल्लस बन गई है इस खित्ते में। तो पाकिस्तान के लिए ये सोचने की बात है। देखें ना, अब अफ़गानिस्तान के ऊपर हम फ़ौरन अटैक कर देते हैं जैसे ही उनके लोग मिलते हैं नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमें डॉलर नहीं देता। अफ़गानिस्तान के साथ वहाँ हमारे हुक्मरानों के घर नहीं है, वहाँ पे कारोबार नहीं है, हमारे बच्चे और फैमिलीज़ वहाँ पे नहीं रहते, और अफ़गानिस्तान को बहुत अमीर मुल्क नहीं है। तो इसलिए अफ़गानिस्तान पे हम फ़ौरन चढ़ाई कर देते हैं कि तुमने इंडियन से मुलाकात क्यों की। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को यूएई बेशुमार प्रोटोकॉल दे रहा है तो उसके ऊपर खामोशी है, बिल्कुल कोई इस पर बात नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान को ना इस पर एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और यूएई को ये बताना पड़ेगा कि हमारे शहरियों ने यूएई को बनाने में, उसको संवारने में, यहाँ तक पहुँचाने में अपनी ज़िंदगियाँ गला दी हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप यकमुश्त ये फ़ैसला करें और लोगों को अपने मुल्क से बेदखल कर दें। हमारा वहाँ पे हक़ है, हमारे शहरियों ने ये जितना कुछ आज यूएई के अंदर आपको दिखाई देता है, इसमें जितना इंडियंस का हाथ है उससे ज़्यादा पाकिस्तानियों का हाथ है। पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया गल्फ़ ममालिक की तामीर और तरक्की में। हमने अपनी लेबर भेजी, अपने मेहनती लोग भेजे, और सस्ती लेबर ने वहाँ पे जाकर बेहतरीन काम किया, और ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अब जब ये मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता हो गए हैं तो वहाँ से अगर पाकिस्तानियों को बेदखल किया जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत की एक नाकामी है, और ये एक खारजी ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर इस मामले को यहाँ पे ना रोका गया तो नादरीन, एक और ख़बर है, नवाज शरीफ ने अपने वज़रा को बुलाया। यानी वज़रा तो शहबाज शरीफ के हैं, काबीना शहबाज शरीफ की है, लेकिन नवाज शरीफ ने वज़ीरों को बुला लिया, उनके साथ डिस्कशन करनी है। ख़बरें मार्केट में ये चलाई जा रही है कि बजट के ऊपर डिस्कशन होगी। देखिए, नवाज शरीफ का बजट से कुछ लेना देना नहीं है, बजट से शहबाज शरीफ का भी कुछ लेना देना नहीं है। बजट IMF ने बनाना है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उसकी अप्रूवल देनी है कि जी ठीक है, ये बजट हमें मंजूर है, आप इसको पास कर दें, और फिर असेंबली ने उसको पास कर देना है। नवाज शरीफ को बजट की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्होंने बजट में कुछ नहीं करना। ये जो मुलाकात हुई है ना, ये 28वीं आईनी तरमीम एक आ रही है, और 28वीं आईनी तरमीम में
पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो करने जा रही है कि सियासतदानों के हमेशा के लिए हाथ और पाँव दोनों कट जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब इन चीज़ों पे डिस्कशन के लिए अपनी पार्टी को बुला रहे हैं कि अवाम के अंदर तो हमारी मकबूलियत है नहीं, पब्लिक में हम जा नहीं सकते, और अगर ये तरमीम भी हमने कर दी तो उसके बाद हमारे पल्ले क्या बचेगा। ये सोच सियासतदानों के अंदर आती तो होगी, लेकिन क्योंकि जूते इतने इन्होंने पॉलिश किए हैं, अब इनके पास इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। फजलुर रहमान साहब को एक मरतबा फिर मैदान में उतारा गया। उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने कत्ल किया तो जिम्मेदारी रियासत की होगी और तुम फंस चुके हो बहुत बुरी तरह, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा, और रियासत भी मैसूर हो चुकी है, लोगों को भी फंसा दिया है। तो फजलुर रहमान साहब आप इसका हिस्सा थे। आपने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल नदीम अंजुम के कहने पर आपने बाकायदा सरबराही करके PMLN और पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को साथ मिलाकर लोटे बनाने के बाद अपने लठ बरदार बंदों को इस्लामाबाद के हाउसेस के ऊपर चढ़ाकर आपने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया था। अब भुगतिए, आपको इन्होंने कुछ नहीं दिया तो आप आजकल नाराज हैं। तो फजलुर रहमान साहब को लॉन्च किया गया है, नाराजगी क्या है, बस थोड़ा बहुत कुछ फजलुर रहमान साहब को मफाद मिल जाएगा तो उसके बाद वो चुप हो जाएंगे। अगर ज़्यादा रोला डालेंगे तो इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप मिल जाएगी, बलूचिस्तान में कुछ और मिल सकता है। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। बलूचिस्तान का मैंने तस्करा किया तो एक बहुत अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान से आई हुई है। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और नाम है इनका डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर। उनके साथ प्रो वाइस चांसलर हैं जिनका नाम है सैयद मंसूर अहमद। ये दोनों अहबाब दीगर लोगों के साथ जबरी तौर पर लापता कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान में ना अब ये एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है, लोग जबरी तौर पर लापता कर दिए जाते हैं और उसकी वजह से नफरत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना किरदार अदा करना चाहिए, रियासत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। सबसे पहले अदलिया को आगे बढ़ के इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि जबरी तौर पे गुमशुदगियां वो किसी मुल्क के मफाद में नहीं होती, उल्टा उनका नुकसान होता है। वैसे जो हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में है इसने तो नुकसान ही किया है। ये एक डाटा जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ये फैक्ट्स है, मैंने इनको चेक भी किया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में फरवरी 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी और उस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई गई, तो फरवरी 2022 के इख्तिताम तक जो यूनिट था बिजली का वो 15 रुपये 56 पैसे एवरेज गरीब आदमी का यूनिट था। आज वही गरीब आदमी का जो यूनिट है एवरेज, अभी सब्सिडीज भी खत्म की जाएंगी, बिजली की कीमत मजीद बढ़ाई जाएगी, वो इस वक्त जो उसकी प्राइस आ रही है वो 36 रुपये 84 पैसे आ रही है। यानी ये एक आम और गरीब आदमी के साथ जिसको थोड़ी बहुत सब्सिडी भी है उसके साथ ये कर दिया गया पाकिस्तान में, और लगातार पाकिस्तान के साथ यही किया जा रहा है। आज रात को ये खबर भी आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। भारत में 4 साल से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में 150 रुपए से पेट्रोल बढ़ते बढ़ते 400 रुपए तक पहुंच गया इन 4 सालों में। यानी पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ वो दुगने से भी ज्यादा हो गया। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ वो 130-40% तक हो गया। बल्कि अगर आज रात को दोबारा इजाफा हो जाता है ना तो पाकिस्तान में इजाफा 200% तक हो जाएगा। 200%। पिछले 4 साल में आज इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ वो 3% से भी कम है। 3%, 3% से भी कम इंडिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। लोगों ने वक्त डाल दिया है हुकूमत को, लोग तनकीद कर रहे हैं, रोला डाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ये है इंडिया के अंदर अवाम की और हुकूमत की सूरत हाल। क्योंकि वहां पे हुकूमत अवाम के वोटों से आती है तो उन्हें डर लगता है अवाम से, और अवाम को ये कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे से वोट लेकर आते हैं, तो अवाम उनको फिर बताती भी है जब वो अवाम की मंशा के खिलाफ कोई फैसला करते हैं। तो नाजरीन, अब ये सूरत हाल है। इस वक्त भारत में 4 साल के बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ, जो 3% से भी कम बनता है, तो उसके ऊपर इंडिया में शोर मच गया, जबकि पाकिस्तान में जितना मर्जी इजाफा कर लें कुछ नहीं होता। एक और खबर है नाजरीन, खबर यह है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और सबकी तवज्जो ये है कि वोट इकट्ठे किए जाए। हुकूमत अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 804 को वोट डालना चाहते हैं। कराक्रम हाईवे बंद है, लोअर कोहिस्तान, दासू और चलास के मकामात पे लैंडस्लाइडिंग हुई है और किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है। हुक्मरान जो हैं ये